the ending of the time. So better inform me about that, because यहाँ पे कोई बेल वेल नहीं बजने वाली है. So please, if you have time अगर आपके वो दिख रहा है, so please keep informing regarding that. Okay. So Java है क्या? What is Java? Java is a programming language. Then what do you mean by programming? प्रोग्रामिंग, अगर प्रोग्राम का एक लैंग्वेज है तो प्रोग्राम का मतलब पता होना चाहिए, तभी तो आप बता पाओगे ना कि वो क्यों यूज करते हैं. हम लोग प्रोग्राम लिखने के लिए यूज करते हैं, बट वो प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम किसको बोलते हैं? व्हाट इज अ प्रोग्राम? Set of instruction. Program is a set of instruction. Excellent. Program is a set of instruction. Instruction क्या होता है? What is an instruction? मतलब अगर 10 इंस्ट्रक्शन उनको मैंने कंबाइन कर दिया तो एक प्रोग्राम बन गया. तो इंस्ट्रक्शन क्या होता है? इंस्ट्रक्शन इज अ कमांड. ओके. तो कमांड क्या होता है? व्हाट इज अ कमांड देन? व्हाट इज अ कमांड? व्हाट इज अ कमांड? We need a output How the from particular word. So basically, an instruction is nothing but it is a command which perform. It is basically an operation, not a command. It is an operation which perform an operation on a operand, right? Basically, operand के ऊपर कुछ operation करता होगा, तभी वो instruction बोलेंगे ना उसको. बराबर? For example, is add an instruction? Is add an instruction? yes. Okay. No. Subtraction is an instruction. If I write a is equal to b plus c, that is an instruction, right? If I write a is equal to b minus c, that is again an instruction. If I write a is equal to c minus d, that is an instruction. If I write a is equal to c into d, that is an instruction. So basically, होता क्या है instruction? Instruction is nothing but it is a command or it is an operation that I need to perform on a set of operands. Operands क्या है यहाँ पे? Operand is b and c and a b c. जहाँ पे a इज इक्वल टू b प्लस c में क्या होगा? b और c जो ऑपरेंड है उन दोनों को वैल्यू को मैं ऐड करूंगा और उसको a को मैं दे दूंगा. तो दैट इज कॉल्ड एन इंस्ट्रक्शन. बराबर ना? सो ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शन को मैं कंबाइन करके, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को कंबाइन करके मैं एक प्रोग्राम बुला सकता हूँ. दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोग्राम. सो व्हाट इज द नीड ऑफ मेकिंग अ प्रोग्राम? अगर मैं ऐसे 10 इंस्ट्रक्शन लिख दूं तो अच्छा है ना, मैं प्रोग्राम फिर क्यों सीख रहा हूँ अननेसेसरी? व्हाट इज द नीड ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम? I can write down. अगर इंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हो सारे इंस्ट्रक्शंस और एक बार यूज करने होंगे तो फिर साफ लिखने की जरूरत नहीं है. वो बस एक बेसिक प्रोग्राम लिख दिया तो हो गया. ओके. मतलब बेसिकली अगर मेरे को समझ लो 10 का टेबल लिखना है, सो 10 into 1, 10 into 2, 10 into 3, 10 into 4 मुझको ऐसा प्रिंट कराना है. सो आई कैन राइट डाउन फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एज 10 into 1, सेकंड इंस्ट्रक्शन एज 10 into 2, 10 into 3. उससे भी मुझे आउटपुट मिलेगा, प्रोग्राम से भी मुझे आउटपुट मिलेगा. सो फायदा क्या है प्रोग्राम लिखने का? को इजी करने. वर्कलोड को इजी करने के लिए नो. एफिशिएंट लेमन तरीके से आप, हाँ, एक एफिशिएंट इज अ वेरी गुड टर्म. एफिशिएंट इज वेरी गुड टर्म. बट इसका मतलब क्या है? एफिशिएंट का मतलब क्या है आपके हिसाब से? अगर मैं कोई रियल टाइम एग्जांपल बता सकते हो एफिशिएंट कैसे हो रहा है वो? हाउ इट इज बिकमिंग एफिशिएंट? आई जस्ट गिव एन एग्जांपल. थोड़ा आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इसके लिए एग्जांपल दे देता हूँ. अगर मान लो कॉलेज का एक सिनेरियो ले लो. कॉलेज के अंदर इफ आई कम टू योर क्लास. सॉरी सर, एटीएम को किसी ने कुछ बोला बीच में? ना सर, एटीएम को एज एग्जांपल प्रोग्राम ही तो उसके अंदर डाला है सर. उसके अंदर हाँ, मैं बताता हूँ. ठीक है, मैं बताता हूँ एग्जांपल. आगे एटीएम का आप बोल रहे हो, बाद में आगे डिस्कस करते हैं. सो अगर समझ लो एक क्लासरूम है. क्लासरूम के अंदर मैं आया आपकी क्लास में और मैं आपको बोला कि अगर आपको जावा लैब में आना है तो आपको आई कार्ड पहन के आना पड़ेगा. ओके. तो आप बोलेंगे ठीक है सर, आई कार्ड पहन के आते हैं. सो आप लैब में आएंगे, आप आई कार्ड पहन के आएंगे. आई कार्ड पहन के आने के बाद मैं बोलूंगा आप लोग जाओ और नीचे से बुक लेके आओ, तभी आप जावा लैब में अलाउड है. तो आप बोलोगे ठीक है सर, जाते हैं, बुक लेके आते हैं, आई कार्ड भी पहन के आते हैं, बुक भी लेके आते हैं, फिर आ जाएंगे. फिर आज गए आप. फिर मैं बोला कि आपको पेन भी लेके आना जरूरी है. आप जाओगे नीचे, पेन लेके आओगे. फिर मैं बोलूंगा जूता उतार के आओ, तो फिर आप जूता उतारोगे. तो एक टाइम के बाद आप बोलो यार सर एक साथ बता दो ना यार, इतनी बार आप ऊपर नीचे कर रहे हो. The classroom is on second floor and the lab is on the third floor. We have to continuously waste our resources, our energy. जो हमने सुबह नाश्ते में खाया था वो हमने पूरा आपके आने जाने के में, आपके चक्कर में हमने पूरा एक घंटे का मतलब 15-20 मिनट में ऊपर नीचे करने में ही हमने सारा एनर्जी निकाल दिया.
तो सिमिलरली अगर हम इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर हम देते हैं, ऐड इंस्ट्रक्शन, सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन, मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन, एक एक इंस्ट्रक्शन देने के लिए हमें उसको रिसोर्स अलोकेट करना पड़ता है उस इंस्ट्रक्शन के लिए। तो रिसोर्स क्या होता है इस केस में? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर्स, द रिसोर्स इज द प्रोसेसर रिसोर्स। ओके, सो प्रोसेसर जो है अपना टाइम देगा, उसको प्रोसेस करेगा, अपने रैम के अंदर उसको रखेगा, रैम के अंदर रखने के बाद उसको पेजिंग करते हुए वो इंस्ट्रक्शन को पहले लेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसका आउटपुट देगा, फिर दूसरा इंस्ट्रक्शन आएगा, फिर उसको लेगा, फिर उसको पेज करेगा, फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसको वापस उसका आउटपुट देगा। तो उससे क्या होता है कि जो आपका प्रोसेसर है वो ओवरलोड हो जाता है, प्रोसेसर का जो रिसोर्स है वो अननेसेसरी आप वेस्ट कर रहे हो। ओके, सो प्रोसेसर भी वही बोलेगा जो आप बोलोगे कि यार एक काम करो, जो भी आपको काम कराना है एक फाइल के अंदर लिख दो और वो मेरे को दे दो, मैं वो काम कर दूंगा आपको। सो सिमिलरली आप क्या बोलोगे कि सर आप एक नोटिस बोर्ड पे लगा दो कि मुझे क्या क्या करना है जावा लैब में आने के लिए, वो आप बता दो, हम लोग वो अगली बार से करके आएंगे, रादर देन यू कीप ऑन टेलिंग मी कि आप पहले आई कार्ड लाओ, फिर पेन लाओ, फिर बुक लाओ, फिर जूता निकालो। सो इट वर्क्स ऑन द सेम बेसिस। सो प्रोग्राम क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन विच आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। ये इंस्ट्रक्शन कोई भी इधर ऐरा गैरा कोई भी इंस्ट्रक्शन आप डाल दोगे और प्रोग्राम नहीं बन जाएगा, वो इंस्ट्रक्शन एक दूसरे से रिलेट होने चाहिए। ओके, सो प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. तो जावा जो है एक स्पेसिफिक टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके अलावा बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं प्रोग्राम लिखने के लिए। लेकिन आप जावा ही क्यों पढ़ रहे हो? जावा को पढ़ने का मकसद क्या है? कुछ तो इसके अंदर कुछ खासियत होगी, कुछ बेनिफिट होगा। तो ये सब समझने के लिए हमें प्रोग्रामिंग पैराडाइम पे जाना पड़ेगा। ओके, सो गो टू द प्रोग्रामिंग पैराडाइम। आपका प्रोग्रामिंग पैराडाइम का सब्जेक्ट था, राइट? यस। यस। उसका ओवरव्यू हो चुका है आपका? उस ओवरव्यू में कुछ टर्म्स जो हमने जावा में पढ़े थे लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब कुछ था वहां पे? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये सब कुछ था वहां पे? यस ओके, सर। सो अगर आप देखोगे तो सिलेबस भी वाज प्रीटी मच सिमिलर, राइट? सो प्रोग्रामिंग पैराडाइम जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोई भी प्रोग्रामिंग को समझने के लिए। ओके, तो पैराडाइम का मतलब क्या है? पैराडाइम का मतलब होता है कि कोई भी प्रोग्राम को लिखने के तरीके को पैराडाइम बोला जाता है। सो पैराडाइम इज बेसिकली इट मींस मेथोडोलॉजी। ओके, सो प्रोग्राम को लिखने के जनरली आजकल के जमाने में ये 5 तरीके हैं, 5 स्कूल ऑफ थॉट्स है, 5 फिलॉसफी है जिसके बेसिस पे हम प्रोग्राम को लिख पाते हैं। ओके, सो पहला जो प्रोग्रामिंग पैराडाइम है, इफ यू गाइस आर मेकिंग अ नोट आउट ऑफ इट, सो प्लीज नोटबुक में पहला टॉपिक डालो प्रोग्रामिंग पैराडाइम, और ये 5 प्रोग्रामिंग को आप वहां पे लिस्ट करो। ओके, सो दिस विल रिमेन थ्रू आउट योर एंटायर लाइफ। ओके, सो डू नॉट फॉरगेट दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट इन योर बुक, नोटबुक, इफ यू आर मेंटेनिंग इट। अगर बुक पे नहीं रखना है तो चलेगा, आई वुड शेयर दिस स्लाइड, या जो ये वीडियो है वो मैं शेयर कर दूंगा। बेटर है कि अगर आप साइमल्टेनियसली साथ में लिखते रहोगे तो ज्यादा बेटर होगा। ओके, सो प्रोग्रामिंग पैराडाइम का मतलब क्या है? इट इज अ मेथोडोलॉजी, इट इज अ वे ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम। तो प्रोग्राम आज कल या परसों नहीं शुरू हुआ था, प्रोग्राम लिखने का दौर 1950 60 से चालू हुआ है। ओके, सो उस दौर से प्रोग्राम लोगों ने लिखना चालू किया था। जो इंटेल कंपनी है, इंटेल हैज मैन्युफैक्चर्ड द फर्स्ट प्रोसेसर व्हिच इज कॉल्ड एज 4004, जो आज आप i7 i9 की बात कर रहे हो, 4004 वो 1960s में ही बन गया था प्रोसेसर। ओके, सो इतने पुराने की बात चल रही है। सो प्रोग्रामिंग उस दौर में से प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुई थी। जो सबसे पहला प्रोग्रामिंग लिखने का जो तरीका था, दैट वाज कॉल्ड एज अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। ओके, जो सबसे पहला प्रोग्रामिंग लिखने का तरीका था उसका नाम क्या था? अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। ओके, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ओके, अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। सो एज द नेम सजेस्ट, अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या है? व्हाट डज द नेम सजेस्ट? व्हाट डज द नेम सजेस्ट? ये मतलब स्ट्रक्चर, इट डज नॉट हैव ए डेफिनेट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर नहीं था। डेफिनेट स्कीमा नहीं था, डेफिनेट लेआउट नहीं था, कोई भी लाइन कहीं पे भी एग्जीक्यूट हो जाती थी, कहीं पे भी कोई भी जंप हो जाता था, कुछ भी होता था, तो उसके लिए उस प्रोग्राम को अनस्ट्रक्चर्ड बोल देते थे। एग्जांपल, अगर असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम का नाम सुना है किसी ने यहाँ पे? असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, ALP, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। मगर अगर आप एम्बेडेड प्रोग्रामिंग करते हो, यानी एम्बेडेड सिस्टम, यानी मान लो अगर आपको माइक्रोवेव ओवन का प्रोग्रामिंग लिखना है, अगर आपको कोई IoT डिवाइस का प्रोग्रामिंग लिखना है, दीज आर एम्बेडेड डिवाइसेस, राइट? सो एम्बेडेड प्रोग्रामिंग अगर आप करते थे उस जमाने में, इक्विपमेंट जब आप बनाते थे
तो उसके अंदर असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लिखना पड़ता था। ओके, दीज आर कॉल्ड एज असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। तो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम जनरली अगर आप देखोगे उस प्रोग्राम के अंदर कुछ ऐसा लिखा होता था इंस्ट्रक्शन। ओके, सो मूव AL, 05H। ओके, ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा होता था उसके अंदर। ओके, उसके बाद एक और इंस्ट्रक्शन लिख लेता हूं मैं, फॉर एग्जांपल मूव BL, 20H। और तीसरा इंस्ट्रक्शन लिख लेता हूं मैं ऐड AL, BL। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन मेरे ख्याल से अगर आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा खुद ब खुद, इसमें ज्यादा कुछ उतनी बड़ी बात नहीं समझाने के लिए। ओके, इज इट विजिबल टू यू गाइस? राइट, विजिबल है? यस सर। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, आई हैव गॉट अ कॉल टू अटेंड, 2 मिनट लगेगा। प्रबल इडली पैसा लाया। I'm sorry for the disturbance. Okay, sorry, my bad. Actually एक अर्जेंट कॉल आ गया था, इसकी वजह से आई हैव टू टेक दैट कॉल। फाइन, सो हाँ, सो अगर आप ये प्रोग्राम देख पा रहे, आर यू एबल टू हियर मी? यस सर। Yes. अगर आप ये प्रोग्राम देख पा रहे हैं, इस प्रोग्राम के अंदर लिखा प्रोग्राम हुआ नहीं दिख रहा सर। प्रोग्राम नहीं दिख रहा आपको? सर प्रेजेंटेशन ऑफ नो है। सर। ओके, सॉरी, माय प्रेजेंटेशन ऑफ किया है मैंने शायद। कोई okay, is it visible now? यस सर। यस सर। So if you're able to look at the program में पहला जो लाइन है उसके हिसाब से आपके हिसाब से क्या हो रहा होगा वहां पे? Move AL, 05H। Basically what is happening over there? थोड़ा guess, any guess? मूव हो रहा है। डेटा मूव हो रहा है, मतलब बेसिकली AL करके एक रजिस्टर है या AL करके एक वेरिएबल कंसीडर कर लो, वो AL के अंदर 5H डेटा चला गया, अगले वाले में BL के अंदर 20H चला गया, और तीसरे इंस्ट्रक्शन में हम क्या कर रहे हैं? ऐड AL, BL कर रहे हैं, बराबर। सो अब AL के पास क्या आ जाएगी वैल्यू? 5 + 20 विल बी 25H, मतलब AL के पास अब 25H आ गई, बराबर ना? सो ऐसे कुछ प्रोग्रामिंग को हम क्या बोलते हैं? असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम बोलते हैं। ओके, सो प्रॉब्लम क्या है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम के अंदर कि उस दौर में जो प्रोग्राम बना था उस टाइम पे देयर वाज अ इंस्ट्रक्शन व्हिच वाज कॉल्ड एज गो टू। ओके, गो टू का मतलब क्या है कि अगर आप मान लो एक लाइन एग्जीक्यूट कर रहे हो, फिर दूसरी लाइन एग्जीक्यूट कर रहे हो, फिर तीसरी लाइन एग्जीक्यूट कर रहे हो, और यहाँ पे गो टू आ जाता है। ओके, देयर इज अ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड एज गो टू, एंड लेट्स से वो बोलता है कि गो टू लाइन नंबर 6। ओके, सो थर्ड लाइन के बाद वो फोर्थ लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगा, फिफ्थ लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगा, सिक्स्थ लाइन पे चले जाएगा। ठीक है, सिक्स्थ लाइन पे मान लो अगर यहाँ पे से फिर से गो टू आया, ओके, गो टू आया, और यहाँ पे वो बोल रहा है कि गो टू लाइन नंबर 2। सो ये क्या करेगा? नीचे नहीं जाएगा, ये वापस जंप करेगा सेकंड लाइन पे। ओके, सेकंड लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, थर्ड लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, थर्ड लाइन पे एग्जीक्यूट करने के बाद फिर देगा गो टू 6 है, तो फिर वो जंप करके यहाँ पे आएगा सिक्स्थ लाइन पे। समझ में आपको? क्लियर? सो प्रॉब्लम क्या हुआ?
प्रॉब्लम क्या हुआ कि अगर एक टेस्टर है, उसको प्रोग्राम का फ्लो समझ में नहीं आ रहा है। फ्लो का मतलब क्या है? फ्लो नॉर्मल प्रोग्राम क्या होता है, एग्जीक्यूट कैसे होता है? लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। पहला लाइन एग्जीक्यूट होता है, फिर दूसरा लाइन होता है, फिर तीसरा लाइन होता है। ये जो प्रोग्राम था वो कैसे एग्जीक्यूट हुआ? पहला लाइन एग्जीक्यूट हुआ, फिर चौथा लाइन एग्जीक्यूट हो गया, फिर छठा लाइन एग्जीक्यूट हो गया, फिर सेकेंड लाइन एग्जीक्यूट हो गया। मतलब बेसिकली कुछ ऐसा इसका स्ट्रक्चर था, ऊपर से नीचे आया, फिर राउंड घूम के इधर आया, फिर यहाँ से वापस ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर से नीचे, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हुआ। दैट इज व्हाई दिस प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी वाज आल्सो कॉल्ड एज अ नूडल लाइक स्ट्रक्चर। ओके, तो जो फ्लो था वो एक नूडल की तरह, जैसे नूडल होता है राउंडेड राउंडेड राउंडेड, कहीं पे भी कोई शेप नहीं है प्रॉपर, या नूडल बोलो या स्पेगेटी लाइक स्ट्रक्चर बोलो। तो इस प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर था वो स्पेगेटी लाइक स्ट्रक्चर था। तो ड्रॉबैक क्या था? व्हाट वाज द ड्रॉबैक ऑफ इट? ड्रॉबैक ये था इसका कि कोई भी अगर टेस्टर था उसको फ्लो समझ में नहीं आता, अरे प्रोग्राम में हो क्या रहा है, मतलब पहली लाइन के बाद कौन सी लाइन एग्जीक्यूट हो रही है। तो ये सब चक्कर में जो टेस्ट कर पाना होता था वो नहीं हो पाता था। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि कोड रीयूज नहीं कर पाते थे। एक बार अगर आपने कोड लिखा, उसको दोबारा अगर आपको रीयूज करना है तो ये दिक्कत थी, उसमें आप कोड रीयूज नहीं कर पाते थे। तो ये सब दिक्कत आई। तो 1969 में एक बहुत फेमस कंप्यूटर साइंटिस्ट है जिसका नाम डिकेस्ट्रास है। This term Dijkstra's you will be also studying in data structures. Okay, data structure में there is algorithm जिसको Dijkstra's algorithm बोलते हैं, जो कि shortest path find करने के लिए यूज होता है। ओके, सो ये एक बंदा था डिकेस्ट्रा नाम का, उसने बोला यार ये जो आपने एल्गोरिथम जो प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी डिफाइन किया है, ये तो पल्ले पड़ती नहीं है, कभी ऊपर से नीचे चली जाती है, कभी नीचे से ऊपर आ जाती है, इसका फ्लो हमें समझ नहीं आता है, तो हमें एक नया मेथोडोलॉजी का जन्म देना पड़ेगा, नया मेथोडोलॉजी हमें बनाना पड़ेगा। सो 1969 के बाद डिकेस्ट्रास ने एक नया मेथोडोलॉजी का इन्वेंट किया जिसका नाम हुआ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी। सो अनस्ट्रक्चर्ड क्लियर है आपको? Yes, sir. Okay. Do you want me to dictate in English if you want to write it down? या जो भी मैंने बोल दिया वो समझ में आ गया आपको? Or should I go to the next point? Next one, sir. Next point, right? Okay. So unstructured programming मतलब unstructured programming methodology is a way of writing a program where we generally use a term called as goto statement, and using that goto statement there is a respective jumping from one instruction to another instruction. So there is no proper flow of an instruction which has been defined, which is why this programming methodology is also called as a noodle-like structure or spaghetti-like structure. Okay, so the shortcoming of this methodology was कि आप इसको टेस्ट नहीं कर पाते प्रॉपरली, आप कोड को रीयूज नहीं कर पाते. सो दिस वाज द शॉर्टकमिंग ऑफ दिस प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी. Because of this shortcoming, we have designed a new programming methodology. That new programming methodology was called as structured programming methodology. So structured programming methodology, as the name suggests, कि वो programming का क्या होगा, एक structure define होगा proper. Clear है? So proper structure क्या होगा? It can be for loop, while loop, do while loop, else, do while. Okay, so ये सब लूप का इन्वेंशन हुआ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग से. ओके, कंट्रोल स्ट्रक्चर का इन्वेंशन हुआ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में. तो इससे क्या होता है, जो और दूसरा ये बताया गया कि एक रूल बनाया गया कि जो भी एग्जीक्यूशन होगा दैट वुड हैपन लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन. ओके, सो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम के अंदर एक नया टर्म इन्वेंट किया गया, या सारे माइक्रो प्रोसेसर में एक नया टर्म इन्वेंटेड किया गया जिसका नाम था प्रोग्राम काउंटर. तो ये टर्म थोड़ा भी आपके बाउंसर जा रहा होगा. दिस टर्म विल बी रिपीटेड अगेन इन 4th सेमेस्टर 5th सेमेस्टर. पीसी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. पीसी करके एक रजिस्टर होता है आपके कंप्यूटर के अंदर, आपके प्रोसेसर के अंदर, जिसको प्रोग्राम काउंटर बोला जाता है. तो ये रजिस्टर क्या होता है, ये हर टाइम एड्रेस स्टोर करता है नेक्स्ट लाइन का, अगले लाइन का इंस्ट्रक्शन को वो रखेगा. इसके लिए जब भी आप सी लिखते हो, सी के अंदर जो आपका मेन फंक्शन होता है, मेन फंक्शन के अंदर आप इंट a = 20 लिखते हो, इंट b = 30 लिखते हो, तो हमेशा a को असाइन करने के बाद वो b पे ही क्यों जाता है? बिकॉज ऑफ पीसी रजिस्टर, क्योंकि वो पीसी ने डिसाइड किया है कि हमेशा एग्जीक्यूशन लाइन बाय लाइन होगा. सो पहला लाइन एग्जीक्यूट होगा, फिर दूसरा लाइन एग्जीक्यूट होगा, फिर तीसरा लाइन एग्जीक्यूट होगा. अगर जंप करना होगा तो आप इटरेशन के थ्रू आप जंप कर पाओगे. ओके, आप जंप इंस्ट्रक्शन यूज करके आप जंप कर पाओगे, लेबल इंस्ट्रक्शन को यूज करके आप जंप कर पाओगे, लेकिन जंप करने के बाद भी वहां पे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होगा. ऐसा नहीं कि एक लाइन के बाद फिर कहीं पे भी आप 10वें लाइन पे चले गए, 10वें के बाद तीसरे लाइन पे आ गए, तीसरे से पहले लाइन पे आ गए, तो ऐसा नहीं होगा. एक प्रॉपर फ्लो उसका डिफाइन किया गया विद द हेल्प ऑफ अ न्यू मेथोडोलॉजी व्हिच इज कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी. क्लियर है यहाँ तक? इज इट क्लियर? ओके ओके. सो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी जो है आपका
इसके अंदर इंप्रूवमेंट हुआ विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, प्रॉब्लम ये हुआ कि अभी तक ठीक है टेस्टिंग के लिए आसान हो गई, जो टेस्टर था उसको फ्लो समझ में आने लगा कि एक लाइन के बाद दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन के बाद तीसरी लाइन है, ये सब फ्लो उसको समझ में आने लगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आया कि जो कोड रीयूजेबिलिटी का प्रॉब्लम था कि एक बार कोड अगर आपने लिख लिया वो दोबारा उसको आप रीयूज नहीं कर पाते थे। ओके, सो कोड रीयूजेबिलिटी का वाज अ ड्रॉबैक फॉर दैट। सो कोड रीयूजेबिलिटी के लिए हमें क्या करना पड़ा, एक न्यू मेथोडोलॉजी का इन्वेंट करना पड़ा जिसका नाम है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, सो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या करता है, व्हाट डज प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इट डिफाइंस अ प्रोसीजर। अगर आप सी यूज कर रहे होगे तो सी के अंदर अगर आप देख पा रहे हो तो देयर इज अ प्रोसीजर कॉल्ड एज ऐड, और इसके अंदर आप कुछ चीज पास करते थे इंट ए कॉमा इंट बी, ऐसा कुछ लिखते थे आप सी के अंदर। Did you write something like this? Did you create it like something like this? Come on, give me feed. Have you हाँ, created sir. something like Yes, this? sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, These- sir. User defined. These are called as what are these called as? These are called as User defined these are functions. called as functions. User defined और दूसरे लैंग्वेज में अगर हम उसको बोला जाए तो इसको प्रोसीजर भी बोला जाता है। ओके, सो ऐसे फिर हमने क्या किया, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के बाद प्रॉब्लम ये आया कि हमें ना कोड रीयूज करने का ऑप्शन नहीं मिल पा रहा था, तो हमने एक नया मेथोडोलॉजी डिफाइन किया जिसका नाम हुआ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी क्या बोलता है, उन्होंने एक नया टर्म का कॉइन किया गया जिसका नाम है प्रोसीजर। उस प्रोसीजर के हिसाब से हम एक कैपेबिलिटी एक प्रोसीजर डिफाइन करने, जैसे ऐड करके प्रोसीजर डिफाइन कर लो, या मल्टीप्लाई करके कर लो, या सब्ट्रैक्ट करके कर लो। अगर कभी फ्यूचर में ये ऐड की जरूरत है, यू जस्ट नीड टू कॉल दैट फंक्शन ऐड, और उसके अंदर 2 वैल्यू पास कर दो, ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। 2,5 अगर आप पास करोगे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, 7 आएगा आंसर, और उसको आप यूज कर सकते हो। फिर अगर आपको मान लो अगर 5,5 का ऐड करना है, 5 और 5 का ऐड करना है, तो फिर से ऐड को कॉल करो, 5,5 पास करो, उसके अंदर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, और फिर से आपका जो कोड जो आपने लिखा है वो आपको रीयूज करने की जरूरत नहीं है, उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, सो कोड रीयूज हो जाएगा आपका। सो दैट इज व्हाई द advantage of procedural programming methodology, the major advantage of procedural programming methodology was because of the use of procedure, because of the use of function, we were able to reuse the code को reuse कर पाते थे। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। Is it clear? Yes, So, sir. ऐसी कौन सी लैंग्वेज पढ़ा है आपने जहाँ पे प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज होती है? तो सी एक लैंग्वेज है जहाँ पे आप यूज कर सकते हो, फोर्ट्रान करके लैंग्वेज है, पैस्कल करके लैंग्वेज है, ALP में भी बाद में ALP को भी चेंज किया गया, उसको भी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में लेके आया गया, तो ALP भी उसका एग्जांपल है। तो मेजरली जो आपने पढ़ा है वो सी है, सी जो है प्रॉपर प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, यहीं से ज्यादातर अगर आपको जो सीखा होगा वो सी से सीखा होगा। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Okay, Yes, now sir. we'll go to the fourth way of writing the programming. तो थर्ड में कुछ तो ड्रॉबैक होगा, कुछ तो कमी होगी, इसके लिए फोर्थ हमने डिजाइन किया होगा। तो थर्ड में ड्रॉबैक जो था, थर्ड में जो मेजर ड्रॉबैक था प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी में, वो ड्रॉबैक ये था कि अगर मान लो एक फंक्शन है जिसका नाम है कन्वर्ट करके। ओके, आई हैव डिफाइंड अ फंक्शन हुज नेम इज कन्वर्ट। ओके, ये कन्वर्ट के अंदर लेट्स अज्यूम ये कन्वर्ट के अंदर there is a variable that is being used which is called as a dollar. Okay, और एक और फंक्शन है जिसका नाम है लेट्स से क्रेडिट करके एक फंक्शन है, बैंक के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है क्रेडिट। ओके, इस क्रेडिट के अंदर भी डॉलर वेरिएबल यूज हो रहा है। ठीक है, डॉलर। सो डॉलर इज द करेंसी बेसिकली। डॉलर का करंट वैल्यू किसी को पता है क्या? द करंट वैल्यू ऑफ डॉलर, $1 is equal to how much? 64. 74 around. So roughly around 74 रुपीस है $1 का। ओके, सो अगर मान लो मैंने एक फंक्शन के अंदर डॉलर की वैल्यू सेट की है 74, कल को पता चला डॉलर की वैल्यू चेंज हो गई, कल को डॉलर की वैल्यू हो गई लेट्स अज्यूम 76 पहुंच गई। ओके, तो मैं लोगों को जो क्रेडिट दे रहा हूँ, जो लोगों को मैं पैसे दे रहा हूँ, वो मैं डॉलर की करंट वैल्यू के हिसाब से दे रहा हूँ, 74, लेकिन उसकी वैल्यू चेंज हो चुकी है, उसकी वैल्यू अब 76 बन चुकी है। सो अगर मैं किसी को $5 लाख दे रहा हूँ, सो बेसिकली आई एम गिविंग 74 into 5 लाख रुपीस। बट अगर मैं कल दूंगा तो कल अगर मैं $5 लाख अगर दे रहा हूँ तो मैं उसको ज्यादा अमाउंट दे रहा हूँ बेसिकली।
सो इसका मतलब मुझे डॉलर की वैल्यू हर जगह चेंज करनी पड़ेगी जहां जहां डॉलर यूज हो रहा है, कि सिर्फ एक जगह पे मैं चेंज करूंगा? अगर एक जगह चेंज किया, अगर मैंने कन्वर्ट में चेंज किया तो मुझे कन्वर्ट वैल्यू तो दिख जाएगा, लेकिन क्रेडिट देने के टाइम पे डॉलर की वैल्यू अलग होगी, वहां पे 74 है, कन्वर्ट करने के टाइम पे उसकी वैल्यू 76 है। सो हर एक फंक्शन के अंदर जहां जहां डॉलर यूज होगा वहां वहां मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, वरना क्या हो जाएगा, एम्बिग्यूटी हो जाएगा, वरना क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि ये वैल्यू क्या है। और ठीक है, उसने जो फंक्शन जो आप यूज कर रहे हो उसके अंदर जो वैल्यू रहेगी उस हिसाब से वो करके दे देगा, उससे क्या होगा, आपका बैंक जो है वो लॉस में जा सकता है, ठीक है ना, और आपके कस्टमर आपको छोड़ के भी जा सकता है अगर आप उसको कम रेट से दे रहे हो तो। सो बेसिकली ये कुछ प्रॉब्लम है। तो हमने क्या किया, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन किया और उसको एक नया मेथोडोलॉजी का नाम दिया जिसका नाम हो गया मॉड्यूलर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, सो मॉड्यूलर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बना, जो क्या करता है, जो प्रोसीजर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, जैसे कि कन्वर्ट, क्रेडिट, डेबिट, जहां पे डॉलर का यूज है, उन प्रोसीजर को हमने क्या किया, कंबाइन कर दिया, उन प्रोसीजर को कंबाइन कर दिया एक मॉड्यूल के अंदर। ओके, आई हैव मेड अ मॉड्यूल, इसके अंदर कन्वर्ट करके भी एक फंक्शन होगा, इसके अंदर क्रेडिट करके भी एक फंक्शन होगा, जो फंक्शन जिसके अंदर डॉलर का यूटिलाइजेशन होगा उस फंक्शन को मैं इस मॉड्यूल के अंदर डाल दूंगा और उस मॉड्यूल का नाम मैं क्या दूंगा, मॉड्यूल 1। अब मुझे मान लो डॉलर का वैल्यू चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, मॉड्यूल 1 के अंदर जाऊंगा और उसका ग्लोबल वैल्यू जो डॉलर है उसको मैं वैल्यू को चेंज कर दूंगा, 76 बना दूंगा। तो वो जो 76 है वो सारे प्रोसीजर के अंदर थ्रू आउट ऑल द प्रोसीजर्स व्हिच आर बेस्ड व्हिच हैज समवॉट रिलेशनशिप विद डॉलर विल ऑटोमेटिकली चेंज टू दैट 76 वैल्यू। सो ये प्रोग्रामिंग को मॉड्यूलर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी बोला जाता है। क्लियर है यहां तक? इज इट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. ओके, अगर किसी को रिपीट करवाना है दे कैन टेल मी, आई कैन रिपीट इट अगेन इफ यू वांट मी टू रिपीट इट अगेन। ओके, किसी को रिपीट करवाना है, डू यू वांट मी टू रिपीट इट अगेन? No, sir. ओके, सो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग बना इसलिए था क्योंकि जो प्रोसीजर थे, जो प्रोसीजर जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, उनके अंदर कुछ वैल्यूज जो डिपेंडेंट है, अगर एक वैल्यू के अंदर चेंजेस हो गया दूसरे के अंदर को भी आपको चेंज करना इज कंपलसरी, वरना क्या होगा, एक वैल्यू में पुराना वैल्यू रहेगा, एक वैल्यू में नया वैल्यू रहेगा, तो देयर विल बी ह्यूज कंफ्यूजन। सो ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने एक नया प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी का जन्म किया। उस प्रोग्राम मेथोडोलॉजी को मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी बोलते हैं। उस प्रोग्रामिंग में क्या किया हमने, जो प्रोसीजर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है उनको एक साथ कंबाइन कर दिया हमने और उसको हमने मॉड्यूल का नाम दिया। ओके, तो दैट प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी वाज कॉल्ड एज अ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी। ओके, सो यहां तक तो सब ठीक था, सब बराबर चल रहा था, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि अभी भी बहुत सारे प्रोग्राम हम लिख नहीं पा रहे थे। हम एडिशन का प्रोग्राम लिख पा रहे थे, मल्टीप्लिकेशन का, ये सब चीजें जो फंक्शनैलिटी था उसका प्रोग्राम हम लिख पा रहे थे। ओके, क्रेडिट का, डेबिट का प्रोग्रामिंग लिख पा रहे थे, लेकिन कोई भी रियल वर्ल्ड का प्रोग्रामिंग नहीं लिख पा रहे थे हम। जैसे कि अगर मेरे सामने अभी फॉर एग्जांपल एक कप है, ओके, वो कप का प्रोग्राम मुझे लिखना, आई कैन नॉट राइट डाउन द प्रोग्राम फॉर कप। मेरे पास एक पेन है, आई कैन नॉट राइट डाउन अ प्रोग्राम फॉर अ पेन। ओके, अगर मैं अपना खुद का प्रोग्राम लिखना चाहूँ फॉर मी एज अ स्टूडेंट और एज अ टीचर, आई कैन नॉट राइट डाउन अ प्रोग्राम फॉर ऑन माई ओन बिहाफ। ओके, सो रियल वर्ल्ड के ऊपर मैं कोई भी प्रोग्राम इन चारों मेथोडोलॉजी से मैं लिख नहीं पा रहा था। ओके, so that is why a new methodology was introduced, which is nowadays one of the most widely methodology. It is called as object oriented programming methodology. Clear है? Is it clear? Yes, sir. ओके, सो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या? ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग लिखनी है तो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको लिखने के लिए आपको रियल वर्ल्ड की कोई भी फॉर एग्जांपल कार के ऊपर लिखना है, बिल्डिंग के ऊपर लिखना है, फोन के ऊपर लिखना है, फैन के ऊपर लिखना है, कंप्यूटर के ऊपर लिखना है, कोई भी रियल, ये सब रियल वर्ल्ड ही ऑब्जेक्ट है। कोई भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आपको प्रोग्राम लिखना है तो आप लिख पाओगे विद हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी ओनली। ओके, तो ये कैसे है, क्यों आखिर आप इसके बेसिस पे लिख पाओगे, क्या है, इसको एक्सप्लेन करने की सख्त जरूरत है। ओके, सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी। मेरे पास वहां पे जगह नहीं है लिखने के लिए, तो आई विल बी यूजिंग ओवर हियर, आई विल बी राइटिंग डाउन ओवर हियर। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी क्या है, इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जिनको आपको पढ़ने की जरूरत है। एक है ऑब्जेक्ट। ओके, आपको पहले पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट होता क्या है।
Okay, object oriented programming methodology, have you heard of this term somewhere? कहीं पे पढ़ा है आपने? Yes. Yes, sir. Okay, can you tell me what is the definition of object? Can you tell me what is the definition of object? Instance of class. Object is an instance of a class. That I can hear from one person. Yeah, that is an instance of a class. That is a good definition. But it as we are talking about programming, in program when we write down a program, उस टाइम पे कोई instance of a class है. लेकिन अभी फिलहाल मैं object यहाँ पे लिखा है. Okay, वो object क्या है? Object is nothing but it is a real world entity. अगर आपके पास book है, please ये definition लिखो. Please. Object is what? It is a real world entity. Okay, real world entity है. Write it down. Okay, real world entity. Clear? कोई भी रियल वर्ल्ड की एंटिटी जिसके पास दो चीज होनी चाहिए. क्या दो चीज होगी उसके पास? एक होगी उसकी प्रॉपर्टी और दूसरी होगी उसकी बिहेवियर. आई रिपीट द डेफिनेशन अगेन. ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी व्हिच हैज टू थिंग्स. वन इज कॉल्ड एज अ प्रॉपर्टी एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज अ बिहेवियर. अगर ये दो चीज किसी के पास भी होगी, देन आई कैन से दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज एन ऑब्जेक्ट एंड आई कैन राइट डाउन अ प्रोग्राम ऑन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड programming methodology. Clear है? I'll repeat again the definition of an object. Object is nothing but it is a real world entity which has got two different things. One is called as a property and second is called as a behavior. Okay? Clear है? लिख लिया सबने? Yes sir, लिख लिया. Okay. So इसका मैं example देने की कोशिश करता हूँ. A pen. Okay? If we are talking about a pen, can a pen be called as an object? Can a pen be called as an object? Is it a real world entity? कोई real world की कोई एक चीज है ये? हाँ, ये real world होती है, बराबर? Yes. लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा क्या उसके पास प्रॉपर्टी है या बिहेवियर है क्या. अगर ये दो चीज होगी तभी आप उसको ऑब्जेक्ट बोल पाओगे. तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है? व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पेन? लिख सकते हैं. कोई भी दैट इज अ बिहेवियर. लिखना इज अ बिहेवियर. प्रॉपर्टी क्या है? इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कोई भी चीज के लिए. सॉरी, Structure. कैप रहता है ना सर पेन में. ओके. सो बेसिकली इसकी प्रॉपर्टी अगर मैं बताऊं, कोई भी पेन को, अगर आपकी पेन में और मेरी पेन में क्या फर्क है? मेरी पेन जो है ब्लैक कलर में है, तो आपकी ब्लैक है तो ठीक है. मेरी पेन जो है वो 8 रुपए की है, आपकी पेन हो सकती है 10 रुपए की हो. ओके. सो प्राइस, कलर, मैन्युफैक्चरर. ओके. सो दीज आर कॉल्ड एज प्रॉपर्टी. कोई भी एंटिटी को एक दूसरे से अलग करने के लिए, उसको यूनिक बनाने के लिए जो एट्रीब्यूट उसको बताया, उसको यूनिक बनाता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रॉपर्टी. ओके, क्लियर है? आप एज अ स्टूडेंट, आप दूसरे स्टूडेंट से डिफर कैसे कर सकते हो? ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू कैन डिफर ऑन द बेसिस ऑफ द इंजीनियरिंग ब्रांच दैट यू आर इन. लेकिन एक इंजीनियरिंग ब्रांच में तो यार 200 स्टूडेंट है, तो फिर 200 में से आप कैसे अपने आप को डिफर करोगे? ऑन द बेसिस ऑफ क्लास यू आर इन. सो थर्ड ईयर में कुछ बच्चे हैं, फोर्थ ईयर में कुछ बच्चे हैं, सेकंड ईयर में कुछ बच्चे हैं. लेकिन उससे ज्यादा डिफर करने के लिए आपका नाम भी है, बराबर? यू हैव गॉट योर नेम. लेकिन हो सकता है एक बंदे के दो नाम भी, मतलब दो लोग के सेम नाम भी हो सकते हैं. ओके. राहुल कैन बी राहुल गांधी एज वेल. राहुल कैन बी राहुल शर्मा आल्सो. ओके, यस बराबर. सो उसको अगर यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो आई कैन गिव यू अ रोल नंबर एज वेल. सो यू हैव गॉट योर रोल नंबर. सो अगर मैं आपको पूछूं आप एक ऑब्जेक्ट हो, तो आप बोल सकते हो हाँ मैं ऑब्जेक्ट हूँ. क्यों? बिकॉज यू हैव गॉट अ प्रॉपर्टी सच एज योर रोल नंबर, यू हैव गॉट योर नेम, you have got your father's name, your mother's name, your address, you have got your branch, you have got your year, you have got your section, etc, etc. These are called your properties. The behavior can be anything. You can behave like, okay, so अगर आप अपने फ्रेंड में हो तो आप एक एज अ फ्रेंड बिहेव कर रहे हो. फॉर मी यू आर बिहेविंग एज अ स्टूडेंट. For your parents, you are behaving as a child. Okay. For your brother, you are behaving as a brother. For your sisters, you are behaving as a brother, etc, etc. Is it clear? Is it clear? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. So Yes, if I take an example of a pen, अगर मैं पेन का एग्जांपल लूं, तो आप मुझे बता सकते हो इसका प्रॉपर्टी क्या होगा? What will be the property for this pen? Give me any property for this. Price difference. कलर Price. Color. आराम से एक तो एक प्राइस हो गया. किसी ने मुझे टेक्सचर बोला, तो टेक्सचर कैन बी Color. Ink कलर. type. गुड.
कलर वही कलर उसी में आएगा भाई। और कौन सा कलर? सर कोई ठीक है, क्लिक पेन होता है कोई? मैन्युफैक्चरर। ओके। बॉल पेन, शेल पेन, इंक वेरी पेन। गुड। ओके, टाइप, पेन टाइप, सो मैन्युफैक्चरर, ओके। Body. और भी बहुत सारे हजारों किस्म के, अगर आप चाहो तो आप निकाल सकते हो, राइट ना। सो ये कुछ मोटे मोटे तौर पे आप एक पेन को, एक कोई भी एक पेन को दूसरे पेन से अगर आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो ये कुछ खास उनकी प्रॉपर्टी होंगे। क्लियर है यहाँ तक? नाउ टेल मी द बिहेवियर ऑफ द पेन। पेन का बिहेवियर क्या होगा? पेन का काम क्या है? टू राइट। राइटिंग। To write, I can use the pen for writing. So behavior को generally अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपको लिखना है तो I generally write, जैसे मैं writing यहाँ पे लिख रहा हूँ, या to write अगर आपने बोला, that is a good way of writing a behavior. So to write मैंने लिखा और यहाँ पे मैं parenthesis लगा दूंगा। Okay, so this is how I define a behavior. Method, behavior का मतलब method होता है, behavior का मतलब function होता है basically, या procedure बोलो। तो पेन का एक बिहेवियर है टू राइट, दूसरा और कोई बिहेवियर हो सकता है पेन का? एनी अदर बिहेवियर ऑफ पेन? आई कैन यूज इट टू हिट समवन, फेंक के मार सकता हूं मैं, पेन फाइटिंग। Yes. राइट ना, टू हिट। सो आई कैन यूज इट टू हिट समवन, आई कैन यूज इट फॉर पेन फाइटिंग। ओके, आई कैन हियर फ्रॉम समवन टॉकिंग टू दैट। सो पेन फाइटिंग के लिए मैं यूज कर सकता हूं इसको। आई कैन यूज इट फॉर स्क्रैचिंग माई बैक। ओके, इफ आई कैन नॉट, मतलब मैं अपने हाथ से अगर मैं वहां तक नहीं पहुंचाऊंगा तो मैं आई कैन use my pen. Okay, there are multiple behaviors, there are humongous behavior. Okay, so जो behavior आपको काम में आने वाला है, जो behavior आपके हिसाब से आपका एप्लीकेशन यूज करने वाला है, तो वो behavior आप उसके लिए define करो. So that is why I can say a pen is a object. Okay, can I say a fan is an object? Yes. Can I say a fan is an object? Yes, sir. Yes. Yes. How a fan can be an object? How can a fan be an object? ये different company रियल वर्ल्ड एंटिटी। के So property fan और can be behavior है उसके बाद। fan can be made up of different what you say different manufacturer होगा, उसका different price होगा, etc. बराबर ना? बराबर? So fan के Yes. पास क्या होगा? Are you able to look over here? दिख पा रहा है आपको? Yes. Okay, so fan can have a manufacturer. बराबर? Fan will have a price associated with it. Fan will have let's say RPM होगा उसके बाद. RPM is RPM stand for RPM stand for Rotation per minute. Okay, rotation per minute. So हर फैन का उसका RPM अलग अलग होगा. उसके बाद फैन का कोई मॉडल होगा. Okay, फैन मॉडल होगा. उसके बाद उसका कोई मॉडल नंबर होगा, etc. तो ऐसे मैं फैन को आइडेंटिफाई कर पाऊंगा. ओके, उसका बिहेवियर क्या होगा? व्हाट विल बी द बिहेवियर ऑफ अ फैन? Gives To air. rotate. To rotate. To rotate will be a behavior. Okay, to rotate will be a behavior. उसके अलावा to give wind या to जो भी है, कोई भी आप अपने हिसाब से बना सकते हो. Okay, so these are the behavior of a fan. Now if I talk about your mobile phone, is your mobile phone an object? Is it an object? Yes. There will be a manufacturer. The manufacturer is, it can be a OnePlus mobile, it can be a Realme, it can be Xiaomi. iPhone, etc. It can be Xiaomi. Okay, some enthusiastic Chinese brand. सैमसंग। Okay, we'll go to the made in India one. Okay, so made in India कोई है क्या मोबाइल फोन? There was a- Micromax. if you remember, Nokia. there was a phone called as Freedom. Okay. Fine. So we have got a manufacturer, we have got a price. So the current market value of OnePlus 8G is, I guess, around 42 or 50,000 around. Yes. So we have got a price, we have got a model number. हर एक device का अलग-अलग model number होगा. There can be a 7T, there can be 7 Pro, 7 Xiaomi का अगर आप Note लो तो Note 9 Pro, Note 9 Pro Max, बहुत सारे model number है. Okay, so there will be model, there will be RAM size, there will be memory size, etc. There will be some colors. Okay, colors. उसके बाद फिर chipset कौन सा है उसके अंदर, chipset कौन सा है.
सो उसके अंदर जनरली आजकल दो ऑपरेटिंग सिस्टम एसओसी दो फेमस कौन सा है मेरे ख्याल से एक स्नैपड्रैगन है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन एंड सेकंड वन इज मीडियाटेक MediaTek ये दो ज्यादातर चल रहा है कंप्यूटर में अगर आप बात करो तो इंटेल और एएमडी चल रहा है सो दीज आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड चिपसेट तो ये सब बेसिस पे आप मोबाइल को आइडेंटिफाई कर पाते हो इसका बिहेवियर क्या होगा व्हाट विल बी द बिहेवियर टू कॉल so that would be a behavior Video call. to message someone so that would be a behavior PUBG. Online lecture. to play PUBG that is a good behavior then to video lectures that would be a behavior so हर ऑब्जेक्ट के पास अगर प्रॉपर्टी होगी अगर बिहेवियर होगा देन आई कैन क्लासिफाई इट एज एन ऑब्जेक्ट क्लियर है अगर मैं उसको ऑब्जेक्ट बना पाऊं अगर मैं उसको ऑब्जेक्ट बता पाऊं तो उसको उसके ऊपर जो प्रोग्रामिंग लिखूंगा with the help of object oriented programming then that methodology will be called as object oriented programming methodology clear hai is the concept of object oriented programming methodology clear to you Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. so I'll repeat again the whole thing I'll try to repeat it again whole thing 1 second okay are you able to hear me Yes, sir. okay Yes, sir. Yes, sir. what about the presentation you're able to look at the presentation Yes, sir. right Yes, sir. okay so presentation पे यहाँ पे we have started with the first topic title what called as a programming paradigm का मतलब क्या है it is a way of writing a program it is a philosophy of writing a program को लिखने के तरीके so प्रोग्राम को लिखने के 5 मेजर तरीके हैं जो सबसे पहला तरीका है that was called as a unstructured programming 1960 में किया गया था इसका यूज 1960 में किया गया था इट वाज फर्स्ट अर्लियर यूज्ड ड्यूरिंग द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम यानी माइक्रो प्रोसेसर पे अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग करना होता था दैट वाज डन विद हेल्प ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग और वो ज्यादातर स्ट्रक्चर जो फॉलो करता था वो अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग करता था अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में क्या होता था जो फ्लो था दैट वाज नॉट एट ऑल डिफाइंड ओके उसका कोई भी फ्लो नहीं था पहले लाइन के बाद हो सकता है चौथी लाइन पे जाए चौथी लाइन से हो सकता है 10वीं लाइन पे जाए 10वीं लाइन से हो सकता है दूसरी लाइन पे जाए दूसरी से 8वीं लाइन पे जाए तो देयर वाज नो फ्लो एक लाइन से दूसरी लाइन पे अगर आपको जाना था तो देयर इज अ स्टेटमेंट दैट वाज यूज्ड दैट स्टेटमेंट वाज कॉल्ड एज व्हाट वाज द स्टेटमेंट कॉल्ड what is the statement called go to okay excellent so go to statement करके आप उस respective line पे आप जा पाओगे so that was the work of unstructured programming but problem क्या हुआ during 1969 Dijkstra was the computer scientist he wrote a letter to the person की unstructured programming methodology में ये सारे दिक्कत है मैं as a tester I cannot test the program because I am not able to understand the flow of the program so we have to set up a new programming methodology का नाम आया structured programming methodology तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी ने क्या किया उस प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी में क्या किया गया कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को डिफाइन किए गए कंट्रोल स्ट्रक्चर्स जो थे आपके एक कंडीशनल स्टेटमेंट्स आपके इटरेशन लूप्स ये सब यूज किए गए जैसे कि इफ एल्स व्हाइल डू व्हाइल फॉर लूप ओके ये सब यूज करके प्रोग्राम को स्ट्रक्चर दिया गया और उसके साथ एक नए प्रोग्राम काउंटर का एक नए रजिस्टर का यूज किया गया हर एक माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो कि आपको हमेशा मेमोरी के नेक्स्ट एड्रेस को पॉइंट करे जिससे क्या होता है प्रोग्राम इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन यानी पहला प्रोग्राम की लाइन एग्जीक्यूट होगी फिर दूसरे प्रोग्राम की लाइन एग्जीक्यूट होगी फिर तीसरे लाइन की लाइन एग्जीक्यूट होगी ओके सो हर टाइम हमेशा लाइन जो है हर टाइम जो प्रोग्राम होगा एक लाइन के बाद दूसरी लाइन दूसरे लाइन के बाद तीसरी लाइन के बाद चौथी लाइन ऐसे एग्जीक्यूट होगी दिस ओनली हैपेंस बिकॉज ऑफ हर टाइम नए लाइन पे कैसे जाएगा हर टाइम न्यू लाइन पे कैसे जाएगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी बिकॉज द ग्रेविटी पुल्स इट डाउन इन दैट वे नो इट बिकॉज ऑफ व्हाट बिकॉज ऑफ अ स्पेशल रजिस्टर कॉल्ड एज व्हाट इज द रजिस्टर कॉल्ड एज PC स्टैंड फॉर प्रोग्राम काउंटर एक ऐसा रजिस्टर है जो हमेशा नेक्स्ट एड्रेस पे पॉइंट करता है इसकी वजह से हमेशा नेक्स्ट लाइन पे जाता है इट इज नॉट हैपनिंग बिकॉज ऑफ ग्रेविटी और समथिंग लाइक दैट ओके सो पीसी अगर नहीं होगा तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा क्लियर है समझ में आ गया सो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर दे दिया हमने लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन का फ्लो डिफाइन कर दिया लेकिन अभी भी प्रॉब्लम ये था कि हम कोड को रीयूज नहीं कर पाते थे ओके
कोड को दोबारा हमें रीयूज करना है, जैसे हमने ऐड का प्रोग्राम लिखा, लेकिन अगर दोबारा मुझे ऐड करना है तो मुझे फिर से प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। अगर मान लो आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं एंड आई वांट टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ योर टर्म टेस्ट, तो मैंने पहले किसी बंदे का मैंने पहले टर्म टेस्ट का मार्क्स लिया, दूसरे टर्म टेस्ट का मार्क्स लिया, ऐड किया, डिवाइड बाय 2 किया। उसके बाद मेरे पास कोई फंक्शन नहीं है, मुझे हर 50 के लिए यही 4 लाइन का कोड बार बार लिखना पड़ेगा। सो द कोड विल बी इक्वल टू 4 into 50 लाइन का कोड हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 200 लाइन का कोड हो जाएगा फॉर कैलकुलेटिंग द एवरेज ऑफ एवरी स्टूडेंट। अगर यही मैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में लिखूं तो मैं क्या कर सकता हूं, ये 4 लाइन का कोड मैं एक प्रोसीजर में डिफाइन करूंगा और हर टाइम मुझे क्या करना पड़ेगा, ये प्रोसीजर को एक लाइन में कॉल करना पड़ेगा। सो क्या हो, कितने लाइन का कोड हो जाएगा अभी आपका, कितने लाइन का कोड होगा? पहले तो 4 लाइन प्रोसीजर का प्लस 50 स्टूडेंट को 50 बार कॉल करना पड़ेगा, तो टोटल कोड का काउंट कितना हो जाएगा? What will be the total number of instruction, number of lines that I need to write down in a program? It will be 54. 54. 4 line for writing down the procedure and 50 line for each individual student. I just need to call that procedure 50 times and I need to pass those values. So मेरा जो 200 कहाँ पे है और 54 कहाँ पे है? So basically I am saving up the time. So that is possible with the help of a new programming methodology. That new programming methodology was called as procedural programming methodology. Okay, so ये कौन एग्जांपल क्या है procedural programming methodology, कौन सी programming methodology follow करती है? So C is the prime example. C++ is also example of procedural programming methodology. Java is also falls under this category. Java में भी procedural आप use करते हो. Okay, then comes the next programming methodology. Next programming methodology का नाम क्या है? Modular oriented programming methodology. Modular programming methodology. Modular programming methodology में क्यों बनाया गया? क्योंकि प्रोसीजर प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी का प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि अगर मान लो एक प्रोसीजर जो है वो एक वैल्यू ले रहा है, दूसरा प्रोसीजर वो भी वही वैल्यू ले रहा है, तीसरा प्रोसीजर वो भी वही वैल्यू ले रहा है, 3 प्रोसीजर सेम वैल्यू ले रहे हैं। अगर वो वैल्यू में कोई चेंजेस आता है तो वो वैल्यू आपको तीनों में चेंज करना पड़ेगा, ना कि आप एक में चेंज करोगे। अगर एक में चेंज करोगे आप तो बाकी 2 में अलग वैल्यू आएगी और तीसरे में अलग वैल्यू आएगी, तो उससे क्या होगा? देयर वुड बी अ एम्बिग्यूटी, देयर वुड बी अ कंफ्यूजन दैट इज बीन क्रिएटेड। सो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सारे प्रोसीजर जो कि एक दूसरे से रिलेटेड है, जिसके अंदर ये सारी वैल्यूज कॉमन है, उन सबको कंबाइन करके एक मॉड्यूल में डालना पड़ेगा। सो इस प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी को क्या बोला जाता है? मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी। ओके, सो ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी फिर सी में भी इनकॉर्पोरेट किया गया, C++ में भी इनकॉर्पोरेट किया गया, फिर जावा में भी किया गया। सो अगर आप देख पाओगे, अगर आपको याद होगा, सी के अंदर वी डिफाइन पैकेजेस, ओके, स्ट्रक्चर्स, पैकेजेस, याद है आपको? कैन वी क्रिएट पैकेजेस इन सी? कैन वी क्रिएट पैकेजेस इन C++? Yes. There is a package called as hash include iostream.h. There is a package called as hash include stdio.h. बराबर ना? ये सब क्या है? पैकेजेस है, राइट? These are called as pre-built libraries, pre-processor directives, राइट? ये सब लाइब्रेरी है। सो ये लाइब्रेरी क्या है? ये सब सारे फंक्शंस को एक साथ पुट करता है इनटू अ प्री-प्रोसेस्ड डायरेक्टरी कॉल्ड एज iostream.h, उस नाम से वो उसको सेव करता है। तो वैसे ही ऐसे प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी जो इंटर रिलेटेड प्रोसीजर को एक साथ पैक कर सके, एक साथ एक मॉड्यूल में डाल सके, उस प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी। लेकिन अभी तक प्रॉब्लम ये क्या था कि हम रियल वर्ल्ड के ऊपर कोई भी प्रोग्राम नहीं लिख पाते थे, कोई भी रियल वर्ल्ड के ऊपर हम प्रोग्राम नहीं लिख पाते थे। रियल वर्ल्ड के ऊपर रियल वर्ल्ड की कोई भी फीचर्स, जैसे कि उसके रियल वर्ल्ड के कोई भी फीचर जैसे इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, ये सारे फीचर्स जो हम आगे वाले क्लास में देखने की कोशिश करेंगे, ये सारे फीचर्स हम ये बाकी 4 मेथोडोलॉजी में इंप्लीमेंट नहीं कर पाते थे। तो ये सारे सब रियल वर्ल्ड के ऊपर अगर मुझे प्रोग्राम लिखना है तो इसके लिए मैंने एक नया मेथोडोलॉजी का इंट्रोडक्शन करवाया। उस नए मेथोडोलॉजी का नाम क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी। इट इज द ओनली प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी व्हिच सपोर्ट्स रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग। इज इट क्लियर? तो अगर आपसे कोई सवाल पूछे वाइवा में या इंटरव्यूज में या फ्यूचर कोई भी पूछा जाए, व्हिच इज द प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी व्हिच इज यूज्ड फॉर राइटिंग डाउन अ प्रोग्राम फॉर अ रियल वर्ल्ड एंटिटी, द आंसर शुड बी Property and behavior. The answer should be Object oriented Programming methodology. In short, you can call it as OOPM. Okay, so that is the methodology that we will be using. Okay, so object oriented programming methodology जो है ये जो सबसे कॉमन वर्ड है, जो सबसे ज्यादा इसके अंदर यूज होता है, that the word is called as object. You should know what is an object.
So a student has, may I know the name of the person who has said the definition of an object called as the instance of a class? किसने बोला था वो? Can I know the name of the student? Fine, let it be. You can mail me later. You can chat में अगर आप डाल सको तो ठीक है. So object क्या है? Object अगर एक लार्जर पर्सपेक्टिव में बात की जाए, ना कि प्रोग्रामिंग के बारे में बात की जाए. प्रोग्रामिंग में अगर मैं बात करूं, अगर एक क्लास के ऑब्जेक्ट की बात करूं, जब हम क्लास लिखेंगे, जब हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उस केस में वो डेफिनेशन बराबर है, वो परफेक्ट डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी, इन दैट केस ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है जिसके पास दो चीज है. वो दो चीज क्या है? What it should have? Property and behavior. Property and Property and behavior. behavior. अगर ये कोई भी टाइम हो गया सर. अगर ये कोई भी दो चीज किसी भी ऑब्जेक्ट के पास हो, तो वो ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट हो जाएगा और उसके ऊपर मैं प्रोग्राम लिख पाऊंगा. और वो प्रोग्राम लिखने का तरीका जो होगा, वो मेथोडोलॉजी जो होगा, इट वुड बी कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी. सो जावा इज वन ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी लैंग्वेज. सो जावा में जो हम पढ़ेंगे, वो ये चार मेथोडोलॉजी में से कोई भी नहीं पढ़ेंगे. जो भी पढ़ेंगे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी पढ़ेंगे. ओके, तो जावा पढ़ोगे आप, पाइथन पढ़ोगे, ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी को, फिलॉसफी को फॉलो करने वाली मेथोडोलॉजी को ये लैंग्वेजेस है. सो जावा इज अ OOPM बेस्ड लैंग्वेज, पाइथन इज अ OOPM बेस्ड लैंग्वेज, C++ वाज आल्सो अ पार्शियल OOPM बेस्ड लैंग्वेज. पार्शियल इसलिए बोला जाता है कि उसके अंदर प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी यूज होती है, और वो पहले एक्चुअली बना था प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए. लेटर फेजेस में उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनाया गया, तो इसके लिए वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं था. जावा प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिए बनाया गया था. ओके, बट इसके अंदर भी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इसके अंदर भी कुछ सी के फंक्शनैलिटी है. सो वी कैन से दैट जावा इज अ 99.9% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है. इट इज नॉट अ कंप्लीट 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ओके, बट स्टिल Java is one of the first object-oriented programming language. Is the object-oriented programming language that is the most widely used. So Java को हम next class में पढ़ने की कोशिश करेंगे. Object-oriented को कुछ explain करेंगे और बेहतर तरीके से उसकी कोशिश करेंगे. कुछ features है जो हम पढ़ेंगे अगली बार में. Application पढ़ेंगे, Java के क्या-क्या application के types हैं, कहाँ से डाउनलोड करेंगे. डाउनलोड सबने कर लिया था जावा को? Yes, sir. JDK पे डाउनलोड कर लिया था? इट सक्सेसफुली इंस्टॉल सक्सेसफुली हो गया था आप सबका? Yes, sir. ओके. अगर आपको चेक करना है कि आपके उसमें इंस्टॉल नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? आपको सी फोल्डर में जाना पड़ेगा. सी फोल्डर में जाने के बाद देयर इज अ फोल्डर कॉल्ड एज प्रोग्राम फाइल्स. प्रोग्राम फाइल्स के अंदर देयर इज अ फोल्डर कॉल्ड एज जावा. जावा के अंदर JDK करके फोल्डर होगा. JDK के अंदर देयर इज अ बिन फोल्डर. अगर ये फोल्डर है, इसका मतलब आपका जावा इंस्टॉल्ड है. और इसके अंदर एक जावा करके एक एप्लीकेशन होगा. देयर विल बी अ एप्लीकेशन कॉल्ड एज जावा, या ओवर हियर. तो जावा करके एक एप्लीकेशन होगा. देयर इज अ एप्लीकेशन कॉल्ड एज जावा सी आल्सो. जावा सी, ये दो एप्लीकेशन आप हमेशा प्रोग्राम के अंदर यूज करोगे. जावा सी इज नथिंग बट इट इज अ कंपाइलर, जावा कंपाइलर दैट यू विल बी यूजिंग. जावा इज नथिंग बट इट इज एन एप्लीकेशन व्हिच विल हेल्प यू प्रोग्राम टू गेट एग्जीक्यूटेड. सो ये दो जनरली आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो जावा के अंदर इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम. तो अगर आपको देखना है जावा इंस्टॉल्ड है कि नहीं, तो उसका तरीका ये है कि आप सी में जाओ, सी से प्रोग्राम फाइल्स में जाओ, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा में जाओ, जावा के अंदर JDK करके फोल्डर होगा, उसके अंदर जाओ, उसके अंदर बिन फोल्डर होगा. बिन फोल्डर के अंदर अगर आपका जावा करके फाइल है या जावा सी करके फाइल है, इसका मतलब आपका प्रोग्राम जावा जो फाइल है, सॉफ्टवेयर है, वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है. क्लियर है? तो ये सब हम नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे. फीचर्स ऑफ जावा बोलो या फीचर्स ऑफ OOPM बोलो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी बोलो, दोनों सेम है. सो फीचर्स ये सब नेक्स्ट क्लास में, ये ऑल टुगेदर ये कम से कम 4-5 घंटे जाएंगे इसको समझाने के लिए. क्योंकि अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, फीचर्स में देयर इज अ ऑब्जेक्ट, देयर इज अ क्लास, देयर इज इनहेरिटेंस, देयर इज अ पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन. ये हर एक चीज एक मॉड्यूल के बराबर है. एवरीथिंग इज अ मॉड्यूल इन दिस सब्जेक्ट. ओके, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट PCPF में भी यही चीज है. There is an inheritance in PCPF, there is a polymorphism in PCPF, encapsulation, object, ये सब चीज वहां पे भी repeat होगी. So these are humongous topics that require a large amount of time. So we'll try to incorporate these lectures, थोड़ा और एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे. आज जो मकसद था वो प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी को समझाने का मकसद था. अब हम नेक्स्ट क्लास में जावा, एक्सप्लिसिटली जावा को पढ़ने की कोशिश करेंगे. इज इट क्लियर? आज का जो भी टॉपिक था क्लियर हुआ आप सबको? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट है? डज इट हैज एनी डाउट? No, sir. कुछ पूछना है
किसके बारे में या कुछ डिस्कस करना चाहता है? सर वो आप बोले थे ना कंपाइलर के कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स देंगे। हाँ 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 हाँ। अरे यार, एक काम करो ना, आप मुझे व्हाट्सएप पे पिन करके डाल दोगे तो ज्यादा होगा, बेटर होगा। बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, आई एम करंटली आई एम टेकिंग 3 सब्जेक्ट्स। आई एम टेकिंग जावा, आई एम टेकिंग DBMS, आई एम टेकिंग थर्ड ईयर का MEP सब्जेक्ट आल्सो। सो बिकॉज ऑफ विच थोड़ा ओवरलोड हो गया है मेरे को अभी इस वक्त। सो अभी मैं सुबह से ना नाश्ता किया है, ना चाय हुआ है, ना कुछ भी नहीं हुआ है, बिकॉज आई एम टीचिंग लाइक फ्रॉम 9 से लेके अभी तक मेरा कंटिन्यूस बैक टू बैक मेरा लेक्चर ही था। सो इसकी वजह से ना मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। सो बेसिकली यू व्हेन यू पिंग इट ना, तो वो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे मुझे दिखेगा, तो मैं उस हिसाब से आपको कर दूंगा। आपको मेरा जो नंबर है वो आपके जो व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसमें ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। Amar Usman is my name. You can get the number from there and whatever the question that you want to ask, you can ask over there. अगर हाँ कंपाइलर की बात कर रहे हैं, प्लीज मुझे एक बार याद दिला देना, मैं आपको ढूंढ के मैं पक्का आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। भाई और कुछ पूछना चाहते हो आप कुछ? Okay, regarding the lecture, am I going too fast? If I am going too fast, please make sure कि आप मुझे वहाँ पे बोलो, वहाँ पे रोकने की कोशिश करो, और प्लीज मुझे टोको वहाँ पे कि सर आप थोड़ा फास्ट जाओ, थोड़ा स्लो बोलो। ओके, बाकी कुछ दिक्कत समझने में ऐसा कुछ आ रहा है आपको? नहीं सर। नो सर। Yes, sir. Okay, fine. If you find anything difficult to understand, please pause the whole class. No issues. I can take 2 lectures, 3 lectures in order to solve it. No issues. We have got plenty of time. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, तो ये आगे आपका हमेशा रह जाएगा. So better try to clear it out. Okay, so it is almost time. I guess it is 12 o'clock. I will just quickly take the screenshot of the people who are in the class. So please don't leave the class. Okay. Okay, fine. I will just take a quick roll call if it is possible, please. So please be stay with me. Abhijit Singh is in the class. Abhijit Singh. Okay. Aishwarya is in the class. Say yes or no. Yes. Okay. Ajinkya. Mohan. Yes. Akanksha. Yes. Yes. Akash. Yes, sir. Amit Kumar. Yes, sir. Anas Ali. Is in the class. By the way, your name is Anas or is it Anas Ali? Anas Ali. Okay, it is Anas combined. Ali, sir. Fine. Amika. Yes, sir. Atik. Yes, sir. Ayan. Yes, sir. Bhavesh is in the class. Yes, sir. Chaitanya. Yes, sir. Yes, sir. Chandresh. Yes, sir. Edwin. Yes, sir. Jignesh. Yes, sir. Kaushal. Yes, sir. Is it Kaushal or Kushal? Kaushal. Kaushal. Okay. Kavya. Yes, sir. Keyur. Yes, sir. Okay. Khushi. Yes, sir. Okay, fine. Krutik. Yes, sir. Yes. Neha. Niket. Yes, sir. Nikhil. Yes, sir. Nilesh Singh. Yes, sir. Om. Yes, sir. Prabal. Fine. If you're not able to write, if you're not connected to microphone, you can chat. Put down your name. Yes, into sir. chat. Okay. So Kinari has written down her name over here. Okay, fine. So Prabal is there. Yes, sir. Prithviraj. Yes, sir. Priyanshu. Yes, sir. Sakshi. Yes, sir. Satyam. Yes, Shashank. sir. Shashank. Yes, sir.
Shreya, Shreya, Yes, sir. Shubham, Yes, sir. Shubham Kelkar, Shubham Pandey. Both are present, right? Okay. Yes. Siddesh, Yes, sir. Simran, Yes, sir. Srinivasan. Sir, it's Sridhar. Yes, sir. Okay, Srinivasan is your surname, your father name. Okay, fine. Sridhar. Swaraj, Yes, sir. Tanmay, Yes, sir. Vaidehi, Yes, sir. Valay. Okay, Vivek, Yes, sir. Yash. Yes, sir. Okay, fine. Thank you guys. Thank you so much. You can leave now. यतीश पाटिल रह गया. कौन रह गया? हाँ, यतीश. Sir, Siddesh Shirke bhi. Siddesh Shirke. Okay, fine. Sir, Kinnari Patil. Okay, fine. Rest all you can leave. Okay. Yeah, I have recorded. It is already been recorded, but I just need to confirm whether you are in the class or not. Okay. कोई ऐसा ना हो कि क्लास छोड़ के बाहर चला गया इसमें. Okay. Thank you guys. Thank you so much.